प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज आपको हम सुनाएंगे वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी पर कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई सबसे बड़ी हैवानियत का करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी दी जिसे सुनकर हर किसी के आंख में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी दी थी? इस केस में और क्या क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट सी भी थी, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि प्रीति ने जो कारनामा किया था उस पर उसका परिवार को गर्व था। दरअसल 23 की प्रीति राठी ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने इस पर जॉब के लिए अप्लाई किया और परीक्षा में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति को नेवी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट किया गया। अब सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई से बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी ट्रेन से सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। ट्रेन में भीड़ बढ़ती सीट पर जितने लोग थे और उसके अलावा लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहमा-गहमी कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गम से छुपाया था और कैप पहना हुआ था। वो कभी किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था और कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने नोटिस की और कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे और भीड़ भाड़ में गहमा-गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए थे। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सब लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी अगली मंजिल तक पहुँचना शुरू करते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से पीछे हो रही है, तब अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू करती है ताकि वो उन लोगों के साथ पहुंच पाए। अब प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे और अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, वैसे एक लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गम से छिपाकर उसकी बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे में से कुछ निकालकर प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे यात्री भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के हाथ में भी जलन शुरू हो जाती है। फिर वो भी अपने दर्द को बुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और उसके चाचा उसको तुरंत उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाते हैं। क्योंकि प्रीति तकलीफ में थी और जख्म गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल में भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन के सभी घायल और प्रीति को बाबा हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी।
इसलिए उसे बाबा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है अचानक से क्या हुआ है। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वो तुरंत डिब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि लड़की पर एसिड का अटैक हुआ है और वो तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे, इसलिए समीर को जब ये एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो वो नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही अपने दोनों जानने वाले को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस लड़के का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो लड़का उन सभी को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। समीर, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि इन केस में इन तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी बाबा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटनास्थल पर ले जाती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू करती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठे करती है क्योंकि प्रीति को बाबा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था और वहाँ कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल में पहुंचती है। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था और साथ ही उसके गर्दन पर भी गंभीर घाव थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का फैसला अभी टूटा नहीं था और वो पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। मीडिया में भी यह खबर फैल चुकी थी और धीरे धीरे ये खबर अखबारों और टीवी में आने लगी। देखते ही देखते देश भर में ये मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करने और सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी काफी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अपराधी का कहीं से क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था। क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था, इसलिए पुलिस अनुमान लगा रही थी कि शायद पवन कुमार ने प्रीति पर एसिड फेंका था और वो जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद लोगों को गुस्सा आता है और भड़क भी जाते हैं और वो लोग जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग शुरू कर देते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगता है कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रिफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि इन केस पर लोगों का सीधा जुड़ा हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है
और उन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी प्रीति की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रही थी और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते और प्रीति की जान बचाने की संभव से संभव कोशिश करते हैं। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। प्रीति की मौत की खबर देश में गम और गुस्से की लहर छोड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने का मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की और सीबीआई की जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर पता लगवाते हैं तो यह बात सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा ये पता लगता है कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था। पुलिस की बड़ी नाकामी थी और ये इस बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। इस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू करती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद क्या हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि गुनहगार को पकड़ा या नहीं, और पकड़ा तो कैसे पकड़ा और उसे क्या सजा दी। ये सब सवाल के जवाब आपको वीडियो के पार्ट 2 में जानने को मिलेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।